नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले की आग अभी शांत नहीं हुई है, लेकिन इस बीच मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार अब देश में जाति जनगणना कराने जा रही है। हाल ही के वर्षों में राहुल गांधी जाति जनगणना कराने की मांग संसद के अंदर और बाहर करते रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लेकर राहुल गांधी के तरकश से एक और मुद्दा छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार ने क्यों लिया? इस फैसले का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने देशव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने का ये बड़ा ऐलान किया है, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है, उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है, और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। ये फैसला बिहार में जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति को नया मोड़ दे सकता है, जहां जाति आधारित वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। इस कदम ने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव को रणनीतिक रूप से बैकफुट पर ला खड़ा किया है, जो लंबे समय से जाति जनगणना की मांग को अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हुए थे। बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा। ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया, उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा साल 2023 में तब सुर्खियों में आया जब नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराया। इस सर्वे में पता चला कि बिहार की आबादी में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी मिलकर 63% है, जबकि सवर्ण 15.52% और अनुसूचित जाति जनजाति 21% से अधिक है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस सर्वे को आधार बनाकर केंद्र पर राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना के लिए दबाव बनाया था। राहुल ने इसे सामाजिक न्याय का एक्सरे करार दिया, जबकि तेजस्वी ने इसे दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बताया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान ने विपक्ष के इस हथियार को कुंद कर दिया है। परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं।
बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ये फैसला बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को साधने की रणनीति का हिस्सा है। का क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नीट की परीक्षाओं में आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, वह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए यादव मुस्लिम समीकरण से इतर अति पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ बनाई है। जाति जनगणना का वादा इन वोटरों को यह संदेश देता है कि केंद्र सरकार उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। इससे नीतीश कुमार की जेडीयू, जो ईबीसी वोटों की बड़ी साधक रही है, को भी मजबूती मिल सकती है। विपक्ष के लिए ये उलझन भरा है। राहुल गांधी ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में जितनी आबादी उतनी भागीदारी का बड़ा नारा दिया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को श्रेय लेने से रोकने के लिए नई रणनीति तलाश की जा रही है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने साल 2023 के सर्वे का श्रेय लिया था, अब ये दावा नहीं कर पाएंगे कि केवल उनकी पार्टी ही पिछड़ों की हितैषी है। यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर बीजेपी इस जनगणना को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो महागठबंधन का ओबीसी मुस्लिम गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है। हालांकि कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि यह कदम जोखिम भरा भी हो सकता है। जाति जनगणना से अगर कुछ जातियों की संख्या अपेक्षा से कम निकली तो यह असंतोष पैदा कर सकता है। ऐसे में बिहार के कुछ जातियों में जहां खुशी की लहर दौड़ सकती है, तो वहीं कुछ जातियों को संख्या कम होने का डर भी सता रहा है। कुल मिलाकर बिहार के आगामी चुनावों में जाति जनगणना कराने का फैसला काफी असरदार साबित होने वाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, जिसने बिहार के चुनावी समीकरण को और जटिल बना दिया है। आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो तो इसको आप करवा लेते ना पहले, पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूं, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है, आप तो बोलते हैं जाति आधारित जनगणना हो पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया, पर मैं मानता हूं और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। भैया एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया होता। पर हकीकत है, जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है। भारत में अंतिम बार पूर्ण जाति जनगणना साल 1931 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। उस समय देश में कुल 4147 जातियों की गणना की गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन इन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी के आंकड़े ही एकत्रित और प्रकाशित किए गए। साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एकत्रित किए गए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक कभी नहीं हुए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थीं और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। इस प्रकार 1931 के बाद से देश में कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
साल 2010 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों ने साल 2011 की जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की मांग उठाई। ये मांग हिंदी पट्टी के उन दलों की थी जिनका मुख्य वोट आधार ओबीसी समुदाय था। इस मांग ने यूपीए सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस और तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों के पास इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं था। वहीं गृह मंत्रालय ने तर्क दिया कि जनगणना के दौरान जाति आधारित सवालों को शामिल करना लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण गलत परिणाम दे सकता है। लेकिन हिंदी पट्टी के दलों ने अपनी मांग को और तेज किया और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध भी शुरू कर दिया। इस तरह मई 2010 में यूपीए सरकार ने इस मुद्दे को प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह को सौंप दिया। फिर सितंबर 2010 में जाति गणना आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि साल 2011 में शुरू हुए एसईसीसी सर्वेक्षण में कई तरह की त्रुटियां भी देखी गईं। साल 2012 के अंत तक गणना पूरी हुई, लेकिन 2013 तक अंतिम आंकड़े तैयार नहीं हो सके। वहीं साल 2015-16 में ग्रामीण भारत के लिए एसईसीसी के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए गए, लेकिन जाति आधारित आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की बात कही, जो कभी बन ही नहीं सकी। साल 2010 और 11 में बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर एकजुट है। बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं जैसे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव को इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए उतारा। उस समय बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना को रोकने का आरोप भी लगाया। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका रुख बदलता दिखा। साल 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, लेकिन साल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना स्थगित हो गई। बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना में केवल एससी और एसटी आंकड़े ही एकत्रित किए जाएंगे। नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया था कि बीजेपी ने कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय सावधानीपूर्वक विचार के बाद ही लिया जाएगा। वहीं साल 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि सरकार की नीति केवल एससी और एसटी की गणना करने की है। कांग्रेस ने हाल ही के वर्षों में जाति जनगणना को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल जाति जनगणना की मांग की। कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया था, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि पार्टी देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। राहुल गांधी ने कई मौकों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। साल 2024 और 25 में उन्होंने विभिन्न मंचों पर कहा कि जाति जनगणना दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति को सामने लाएगी। साल 2025 में फरवरी में पटना में राहुल गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा शक्ति संरचना में दलितों और वंचितों की कोई भागीदारी नहीं है। जाति जनगणना से इन वर्गों की सटीक संख्या का पता चलेगा। अब राज्यों में जाति जनगणना की क्या स्थिति है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जाति जनगणना शुरू की है, जिसमें बिहार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना पूरी की है। तेलंगाना, जहां कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना पूरी की। राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में दावा किया कि तेलंगाना की 90% आबादी दलित, आदिवासी, ओबीसी या अल्पसंख्यक है। कर्नाटक, जहां कांग्रेस सरकार ने भी जाति जनगणना पूरी की है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने जाति जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की साजिश भी करार दिया है। 9 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को कहा कि जाति जनगणना हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। अब जिस तरह से मंगलवार को यह बड़ा निर्णय लिया गया है, उस पर अन्य दलों का रुख क्या है वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनावों से पहले जाति जनगणना की मांग की। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी, जहां मायावती ने केंद्र से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की है। डीएमके, तमिलनाडु में डीएमके ने कहा कि जाति जनगणना आरक्षण को मजबूत करेगी। जनता दल यूनाइटेड, जिसमें नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का भरपूर समर्थन किया है। वहीं आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने कांग्रेस की मांग का समर्थन किया था। वाईएसआर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक जनगणना की मांग की है। वहीं बीजू जनता दल ने भी ओडिशा में जाति जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की है।